कानून में कहां लिखा है फौज के बगैर मर्दमशुमारी नहीं होगी। मर्दमशुमारी नहीं होगी तो तरक्याती फंड्स, नौकरियों का कोटा और असेंबली की नशिस्तों की मुनसिफाना तकसीम कैसे होगी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल ने मार्च 2018 में मर्दमशुमारी की नवीद सुना दी। कराची भर में एमक्यूएम के दफातर सील करने का सिलसिला जारी। गैर कानूनी दफातर मिसमार कर दिए गए। ताहिरुल कादरी और फैसल वाजा कहते हैं कराची में सब ड्रामा हो रहा है। पनामा लीक से तवज्जो हटाने की साजिश करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको खुशामदीद। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हालात पर। कराची के हालात हर लम्हा बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दफातर हैं वो शहर भर में जो गैर कानूनी दफातर हैं वो सील किए जा रहे हैं, मसमार किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा के जो बानी हैं, जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन, उनकी तस्वीर पूरे शहर से जहां जहां नजर आ रही हैं वहां से उतारी जा रही हैं। जब से मुत्तहिदा के कायद ने तकरीर की, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की, उस वक्त से लेकर अब तक कराची शहर में क्या क्या तब्दीली रूनमा हुई, इस सारी तब्दीली में, और अगर कुछ लोग जिसे ये ड्रामा कह रहे हैं, अगर ये ड्रामा है तो इस ड्रामा में कौन कौन शामिल था। एक तजिया ये भी किया जा रहा है कि ये सारा मामला पनामा लीक से तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। कराची के हालात इन 4 दिनों में कहां से कहां तक पहुंचे हैं। ये जो मुत्तहिदा की जानिब से कहा जाता है कि पार्टी अब पाकिस्तान से चलाई जा रही है, अल्ताफ हुसैन की फिर क्या हैसियत है पार्टी में, फैसले कहां से हो रहे हैं, इस पर तफसीली बात करते हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजियाकार अंजुम रशीद मौजूद हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हैं हमारे साथ, कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्स एडवाइजर हैं, सीएम के एनालिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए। जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान भी मौजूद हैं, जो कि मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब, जनरल साहब, आपका वक्त देने के लिए। लाइन पे आप भी रहिएगा। मैं आगाज करना चाहूंगा अंजुम साहब आपसे। क्या वजह है जब से ये सारे मामला हुए, सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, मामला हुए, डॉक्टर आमिर लियाकत ने अलहदगी इख्तियार की, उन्हें आज कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, फैसल वाडा आके न्याय में पेश होते हैं, या अगर वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पनामा लीक से तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जाता है, उन पर फायरिंग की जाती है। तो डायरेक्ट जो भी एमक्यूएम के खिलाफ बात करता है तो इस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि ये जो मिलिटेंट विंग की बात अलग से की जा रही थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है? देखिए, एक सूरत हाल तो यह है कि अल्ताफ हुसैन ने रियासत को, पाकिस्तानी रियासत को गाली दी और पाकिस्तानी रियासत को धमकी दी, और उन्होंने फिर अपनी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा भी किया, उन्होंने मीडिया पे हमला भी किया, और फिर जो है उन्होंने इतने में जो है कराची की मेयरशिप भी ली। डॉक्टर फारूक सत्तार वापस आए इंडवे। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन का एमक्यूएम की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन को पीछे कर दिया। अल्ताफ हुसैन ने मान भी लिया कि मैं पीछे हट गया, और जब पहले भी, इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने कई दफ़ा इस्तीफे की कोशिश की, लेकिन कारकुन उठ के खड़े हो जाया करते थे कि नहीं अल्ताफ भाई नहीं। तो इस दफ़ा कारकुन भी खड़े नहीं हुए। पूरे हैदराबाद से और कराची से जो है तस्वीरें हटा दी गई, कोई एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन यही पैदा होता है कि क्या एमक्यूएम जो है इंडिपेंडेंटली, डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ेगी, और क्या कराची जो है वो एक मुतशद्दिद लिसानी डिज़ाइन के बगैर आगे चल सकेगा, और क्या आइंदा जो है अल्ताफ हुसैन का क्या ये जो नकात आप उठा रहे हैं, ये इसका मेरा ख्याल है जवाब तब मिलेगा जब ये क्लियर होगा कि कायद का अल्ताफ हुसैन का पार्टी से अब तल्लुक रहा है कि नहीं रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कैसर बंगाली क्योंकि एक प्रॉपर शख्स हैं कि वो एक तो इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और कराची के साथ उनका एक बहुत गहरा और दरीना रिश्ता है। वो कराची के ही रहने वाले हैं, कराची ही उनके ब्लड में है। तो आप बताइएगा कि आप आइंदा कराची को कैसा देख रहे हैं, कि क्या वो एक मुतशद्दिद लिसानी डिवाइड के बगैर आपको नजर आ रहा है, या अल्ताफ वैसे ही आपको जगमगाते नजर आ रहे हैं? देखिए, फारूक सत्तार साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सारे वाक़यात के बाद, उसमें 2 बार ज़िक्र किया अल्ताफ हुसैन के जहनी कैफियत का। ये जहनी कैफियत के जो हालात है ये नए नहीं है। मैं 2010-11 में सिंध हुकूमत में था, और उस वक्त भी कई ऐसे इश्यूज़ होते थे जहां एमक्यूएम अपना फ़ैसला नहीं सुनाती थी। वो
खसारे में पड़ जाता था, इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से फ़ैसला नहीं आया था और वो हमें अंदाज़ा था कि वो इस काबिल नहीं है कि बैठ के अभी फ़ैसला दें। लेकिन ये जो ऐलान है कि अब फ़ैसले कराची में होंगे और वो इंतज़ार नहीं करेंगे लंदन से फ़ैसलों का, ये बहुत एक खुशाइन डेवलपमेंट है। MQM में हमेशा से एक पॉलिटिकल विंग और मिलिटेंट विंग रहा है और फ़ारूक सत्तार साहब हमेशा पॉलिटिकल विंग की नुमाइंदगी करते रहे हैं। तो अगर रियासत की और सिंध हुकूमत की मुस्बत मूव्स रहें तो मैं समझता हूँ कि फ़ारूक सत्तार साहब MQM को बहैसियत एक खालिसतन पॉलिटिकल पार्टी को तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक MQM के वोट बैंक का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो नहीं तोड़ा है किसी ने, ना कोई तोड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो ये कराची की इस वक्त ये सिचुएशन है। ठीक है, मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। डॉक्टर कैसर बंगाली का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप क्या समझते हैं? सेम ऐसा ही है, सवाल वही है, ऐसा ही है? आपको लगता है कि क्या फैसले वाकई पाकिस्तान से होंगे? फारूक सत्तार वाकई अब लीड कर रहे हैं? नहीं, फारूक सत्तार दो बातें उन्होंने की बंगाली साहब ने, मैं एहतराम करता हूं इनके व्यूज का। बात यह है कि फारूक सत्तार के कहने से ये इतनी बड़ी तब्दीली आ नहीं जाएगी और उन्होंने इस कहने के बाद, इस अटरेंस के बाद जो इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अल्ताफ हुसैन का किरदार बहैसियत जमात के बानी के वो रहेगा। फिर उन्होंने इसमें एक मुबहम सी बात कही थी कि हम दुनिया के बाहर से भी जहां से हमें मशावरत मिलेगी हम मशवरे लेते रहेंगे। मैं समझता हूं फारूक सत्तार एक शरीफुन नफ्स इंसान है, वो खुद वायलेंस के हामी नहीं हैं, वो शायद इस पार्टी को प्योर सियासी जमात की तरह चलाने की अहलियत भी रखते हैं, लेकिन उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी सख्त नहीं है कि वो अल्ताफ हुसैन को और उनके पूरे मिलिटेंट विंग को चैलेंज कर सकें। तो अब जब तक ये बात और ये जो ज़हनी कैफियत की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन ने माफी मांगी कि मैं अंडर स्ट्रेस था, ये एक गेम है, खेल है, वो इसलिए कि इंसाइटिंग टू वायलेंस बड़ा सीरियस ऑफेंस है बरतानिया के कवानीन के मुताबिक। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि आपने इंसाइट किया है पब्लिक को वायलेंस के लिए, जिसके नतीजा में एक शख्स मारा गया और मीडिया के दफातर पर हमले हुए, तो ये एक बहुत बुरा फेल है जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा और खुद उनका रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो उन्होंने इमीडिएटली दो बहाने बनाए, एक स्ट्रेस का कि मैं मेडिकल। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर पहले जो आपने बात की कि बड़े शरीफुन नफ्स इंसान हैं फारूक सत्तार साहब, आपने उनकी तरफ इशारा किया, तो और वो वायलेंस के हामी नहीं है। अगर वो वायलेंस के हामी नहीं है तो मुत्तहिदा पर ये जो इल्ज़ाम लगता है कि मिलिटेंट विंग है और वायलेंस किया जाता है, तो अगर वो हामी नहीं है तो गुज़श्ता 30 साल से इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? देखिए, उनके मफाद तो वाबस्ता हैं, वो सियासी फवायद तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मिलिटेंट विंग्स को ऑपरेट करने वाले लोग और हैं और ये उससे मुस्तफीद सियासी कद काट तो इनका बढ़ रहा है, माली फवायद ये हासिल कर रहे हैं, पॉलिटिकली ये वैलिड हैं और अपनी एक शनाख्त बना चुके हैं, लेकिन जो वायलेंस हो रही है उसको रोकने की इनमें जरूरत नहीं है, ना आज ना अभी न कल इनमें होगी, जब तक इस पार्टी के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई नहीं होती और जब तक अल्ताफ हुसैन पर सियासी इस वायलेंस का ये जुर्म जो उन्होंने किया, जब तक उनकी सियासत पर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पाबंदी नहीं लगाता। अगर हम इसके ओरिजिन की, पार्टी के ओरिजिन की बात करें, एक सवाल मैं इनसे बड़ा इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूं, अगर हम इस पार्टी के ओरिजिन की बात करें तो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, बताना चाहेंगे ये पार्टी कैसे मार्ज़े वजूद में आई? नहीं, देखिए वो तो हम सबको पता है कि ये कब वजूद में आई और इसको काउंटर वेट टू पीपल्स पार्टी बनाने में ये जनरल जियाउल हक के दौर में वजूद में आई। फिर इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जनरल बाबर की, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, फिर उसी वक्त ये अल्ताफ हुसैन भागे, फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में दे हैड अ लीज ऑफ लाइफ और फिर उन्होंने एक पूरा टेन्योर कराची के ऊपर हुकूमत की जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी हुए,
लेकिन उस वक्त इन्हें एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली और इनके मिलिटेंट विंग और उन्होंने दोबारा जान पकड़ी। तो आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि इस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने, या दूसरे अल्फाज में जो हमारे अस्करी इदारे हैं उन्होंने बनाया? नहीं, अस्करी अदारों ने नहीं, जो साहिब इक्तदार लोग थे, मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूं, वो साहिब इक्तदार थे, तो उस वक्त मिलिट्री ने इनको नहीं बनाया, लेकिन ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। और उस वक्त इन्होंने कराची के नहीं, आप जिन साहिबान का नाम ले रहे हैं तो दोनों मिलिट्री के हैं ना, ज़ियाउल हक भी, मेरे भाई देखिए मिलिट्री का होना इज वन थिंग और मिलिट्री का एज अ इंस्टीट्यूशन किसी को सपोर्ट करना इज येट अनदर थिंग। ये मेरा कैसर, क्योंकि जनरल साहब आपकी बात कंप्लीट हुई है, डॉक्टर कैसर आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो जनरल साहब ने बात की है कि एमक्यूएम को बनाया गया ताकि काउंटर किया जाए पीपल्स पार्टी को? जी, इसमें ये तो हकीकत है, इसमें कोई अबाम नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में थे, मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, अल्ताफ़ हुसैन मुझसे 2 साल जूनियर थे, हम उस वक्त भी उनको जानते थे। उनकी उस वक्त की सियासत और जनरल ज़िया की हुकूमत थी। मैं स्टूडेंट नहीं था, मैं उस वक्त पढ़ाता था और अल्ताफ़ हुसैन स्टूडेंट थे। तो हमने तो फ़ौज की गाड़ियाँ देखी है 90 पे खड़े हुए और हमने जो पहला इनका जलसा हुआ था निश्तर पार्क में, उसमें भी फ़ौज की गाड़ियों का बहुत बड़ा दखल था। अब ये मुझे नहीं पता कि ये फ़ौज की गाड़ियाँ बहैसियत फ़ौजी इंस्टीट्यूशन आ रही थी या जनरल ज़िया उल हक के ज़ाती वेलकम बैक। अंजुम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपको नहीं लग रहा कि इस सारी सिचुएशन में जो असल मामला है वो दब रहा है? पाकिस्तान मुखालिफ जो तकरीर की गई, नारे लगाए गए, उस पर अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जिसका अभी इजहार चौधरी शुजात ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इसमें शामिल है, हुकूमत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वज़ीर आज़म की तरफ से सिर्फ एक बयान आता है, आर्टिकल 6 कहाँ है, क्यों उसे इस्तेमाल नहीं? देखिए, ये बड़ा नाजुक मामला है कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ अगर आप मुकदमा चलाना चाहते हैं गद्दारी का तो आप चला लें, यू आर फ्री। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी एमक्यूएम के खिलाफ मुकदमा चला लें तो आप पूरी महाजिर कम्युनिटी के खिलाफ मुकदमा चला लें, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो महाजिरों की एक नुमाइंदा सियासी जमात है। महाजिर जो है एक बहैसियत एक कम्युनिटी, एक सियासी तौर पर उनका सियासी इजहार है एमक्यूएम। और एमक्यूएम जो है, और फारूक सत्तार ने सिर्फ एमक्यूएम को नहीं बचाया, फारूक सत्तार ने पाकिस्तान को भी बचाया। अगर आप चाहें कि पूरे महाजिरों के खिलाफ आप गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहते हैं तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ये कोई बेहतर शक्ल नहीं है। आप अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला लें, आप उसे सज़ा भी दे लें, आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर लें, आप उसके खिलाफ पाबंदियाँ भी लगा लें। लेकिन महाजिर जो इस वक्त कराची में है, कराची की 2 करोड़ की आबादी है, उसमें कम से कम 1 करोड़ महाजिर हैं। अब 1 करोड़ महाजिरों के खिलाफ कार्रवाई करना या उन्हें गद्दार कहना, या अगर वो कह रहे हैं कि हम गद्दार नहीं है तो आप जबरदस्ती कहो नहीं तुम गद्दार हो। अगर महाजिर ये कह रहे हैं फारूक सत्तार के जरिए कि भाई हम गद्दार नहीं है, हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है, तो आप क्यों नहीं जबरदस्ती गद्दार कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, मेरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू में जनरल साहब से पूछना चाहता इस पे मैं बात करना चाहूंगा कैसर, डॉक्टर कैसर से, कैसर बंगाली से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या फारूक सत्तार एमक्यूएम को ज्यादा अरसे चला सकते हैं बगैर अल्ताफ़ हुसैन के? क्या अल्ताफ़ हुसैन को वो रोक सकते हैं कि कहीं अल्ताफ़ हुसैन थोड़े से बाद इंटरवीन न कर जाए? क्या फारूक सत्तार इंडिपेंडेंटली एमक्यूएम को आगे बढ़ा सकते हैं? कि ब्रेक के जाने से पहले मैं ये कहने लगा था कि ये कोई मुनाफे बख्श बात नहीं है कि हम माजी के को कुरे दें, किसने एमक्यूएम बनाई, किसने क्या किया, ये ठीक है, तारीख़ का हिस्सा है, तारीख़ इस पे अपना फ़ैसला देगी। इस वक्त जो आपने सवाल पूछा है, फ़ारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले नहीं बैठे थे, तकरीबन पूरी जो लीडरशिप है जो कराची में मौजूद है वो और हैदराबाद की वहाँ पर मौजूद थी। ये जो कशमकश है एमक्यूएम के अंदर मिलिटेंट और पॉलिटिकल विंग में, ये काफ़ी पुरानी है, ये हम वाकिफ़ है इस कशमकश से। अब ये है कि रियासत का रोल क्या रहता है और सिंध गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है। हम इस वक्त हमें चाहिए
कि हम ये अस्यूम करें कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत है वो ईमानदाराना तौर पर कराची से तशद्दुद ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने कई ऐसे लोगों की गिरफ़्तारियाँ की हैं जो तशद्दुद में मुलव्विस रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं ये आस्ते आस्ते छूटना शुरू हो जाते हैं, तो ये लोग फिर फ़ारूक सत्तार और MQM की क़यादत है जिसमें इज़हारुल हसन साहब हैं, नसरीन जलील हैं, खालिद मकबूल हैं, बाकी और लोग हैं, इनको मुश्क का सामना होगा। लेकिन अगर जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो गिरफ़्तार ही रहते हैं तो ये मुझे पूरा यकीन है कि जो MQM का पॉलिटिकल विंग है ये अपनी रिट कराची में कायम कर पाएंगे। नहीं तो आप समझते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन ने इंटरवेंशन की तो ये फारूक सत्तार, मकबूल सिद्दीकी और ये नसरीन जलील ये बेबस नहीं हो जाएंगे? नहीं, अगर इंटरवीन करते हैं अल्ताफ हुसैन के दो जरिए होंगे ना। अल्ताफ हुसैन दो जरिए से इंटरवीन कर सकते हैं, एक खिताब करके, हाँ। दूसरा उनके अगर यहाँ पर वफादार लोग हैं जो उनकी तरफ से पार्टी को मिलिटेंट विंग को ऑर्गेनाइज करेंगे। जहाँ तक खिताब की बात है वो हाथ अल्ताफ हुसैन के कट चुके हैं, वो अब हमारी मीडिया पे खिताब नहीं कर सकते हैं। इनफरादी खिताब वो कर सकते हैं लोगों को जमा करके, लेकिन अगर MQM की यहाँ की क़यादत जो है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की क़यादत जो है, सेक्टर लेवल की क़यादत जो है, वो अगर वो खिताब अल्ताफ हुसैन का ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो अल्ताफ हुसैन लंदन में जो मर्जी बोलते रहे या अमेरिका की ऑडियंस को एड्रेस करे। उन्होंने बोला है, उन्होंने जिस दिन पाकिस्तान में तकरीर की है, ये सारा मामला उठा है, उससे अगले दिन भी अमेरिका में तकरीर की है और इससे ज्यादा खतरनाक तकरीर की है, माफी मांगने के बाद भी तकरीर की है और ये रिपोर्ट हुई है वहां पे। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, अगर मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, अगर मेरी बात मुकम्मल होने दे, जी मेरी बात मुकम्मल होने दे। अमेरिका में वो तकरीर करते रहे, साउथ अफ्रीका में भी करते रहे, लेकिन अगर उसकी तकरीर पाकिस्तान में किसी बड़े ऑडियंस या रीज़नेबल ऑडियंस को नहीं जाती है तो अल्ताफ हुसैन का रिट जो है वहाँ पर वो कमज़ोर रहता है, वो फिर फेड हो जाएगा। ठीक है जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, ज़रा मामला खोल के रखिएगा, ये सारा क्या मामला है? अगर जिस तरह अंजुम साहब भी कह रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन दोबारा इंटरवीन कर सकते हैं, अगर दोबारा इंटरवीन कर सकते हैं तो फिर ये सारा क्या 5 दिन से ड्रामा रचाया जा रहा है? क्या कौम को, मीडिया को, सबको मामूल बेवकूफ बनाया जा रहा है फारूक सत्तार की जानिब से, MQM पाकिस्तान की जानिब से? आपको तीनों पॉइंट्स पे एक एक कमेंट दे देता हूं जो मेरे समझ है, जो मेरे एनालिसिस है। पहली बात ये है कि अगर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये मंतकी अंजाम तक नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट उसे नाअहल करार नहीं देती इस जुर्म की पादाश में सियासत में हिस्सा लेने के, तो आप जितने टेलीफोन राब्ते बंद करते रहे वो पार्टी में इंटरफेयर भी करेंगे, पार्टी को डायरेक्ट भी करेंगे और इस पार्टी की रवश में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की कि ये नासूर जो है, जो अपने आप को लीडर समझता है मुहज्जब उर्दू स्पीकिंग लोगों का, इसको वंस फॉर ऑल ही शुड बी नेल्ड। इसकी सियासत पे पाबंदी लगाएं, जात पे। अब दूसरी बात जो हमारे दोस्त, अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में अगर मैं एक सवाल करूं, आपको लगता है कि हमारी सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है इस पॉइंट को लेकर? बोलें। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो जमात है MQM एक सियासी हकीकत है। मुहाजिर कौम या उर्दू स्पीकिंग लोगों को अपनी पार्टी बनाने का मुकम्मल हक है, वो अपनी पार्टी, अपनी आवाज रखें। बेशक इन्हीं लोगों को अगर वो इन पे ट्रस्ट करते हैं यही लोग उसकी नुमाइंदगी करते रहें, लेकिन जो जहनीत अल्ताफ हुसैन ने पा लिया और इनकी सफ़ों में जो जुराइम पेशा लोग हैं, इनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई न की गई तो बदी से कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर कैसर, आप कैसे देख रहे हैं कि जो कराची के अंदर जो लिसानी, सिंध के अंदर जो लिसानी डिवाइड है, इस डिवाइड की क्या रियलिटी है? ये डिवाइड, इस डिवाइड को जो है वो सॉफन किया जा सकता है? देखें, ये जो डिवाइड पैदा हुआ है ना, ये MQM ने नहीं पैदा किया, ना पीपल्स पार्टी ने पैदा किया। ये पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिक्स रही है पिछले 70 साल में, उन्होंने पैदा किया है
और पूरा पाकिस्तान इसका शिकार है। PMLN पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध रूरल की पार्टी है, MQM सिंध अर्बन की पार्टी है, पख्तूनख्वा में PTI और ANP और JUI है, इनके दरमियान भी इलाकाई होल्ड है। कोई एक पार्टी पूरे पख्तूनख्वा को नहीं रिप्रेजेंट करती। वहाँ PMLN भी हज़ारा PMLN के पास है। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो पाकिस्तान की जिस तरह सियासत रही है, हमने तो पाकिस्तान को सियासी तौर पे धरों में बांट दिया है। और ये जो फिनोमेना है, ये सिर्फ सिंध का या कराची का नहीं है। तो हमें पाकिस्तान की सियासत को देखना पड़ेगा और उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, ताकि एक पाकिस्तानियत वाली पार्टी जो है, जो पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, वो इमर्ज करे और हमारे सियासी जो क़यादत है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, बजाय इसके के इलाकों की या लसानी फ़र्कों की। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट व्यू आया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान बलोच हैं, सीनियर रहनुमा हैं MQM के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमने आपके अलावा बड़े आपके जो लीडर्स हैं उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब ये आता है कि लंदन से हमें इशारा मिलेगा, लंदन से हमें इजाज़त मिलेगी तो हम बात करेंगे। बहरहाल आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। क्या अभी भी मामला ऐसे ही है, लंदन से ही आपको डिक्टेशन आ रही है और लंदन से ही आपको इशारे मिल रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये जो आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि जी बड़े लीडरों से रब्ता किया, लेकिन वो ये बता रहे लंदन से। देखिए, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुझे मेरे बड़े लीडर ने कहा है कि अब आप टॉक शो में जाना शुरू करें, और आज से बड़े लीडर से क्या मुराद, किन की तरफ इशारा आपका? मतलब जो हमारी जो अभी पाकिस्तान में जो रहनुमाई कर रहे हैं हमारी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की बात करें, ठीक है, जो पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिनके नाम से रजिस्टर है और बाई लॉ और मैं ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अभी जो रहनुमाई कर रहे हैं वो फारूक सत्तार इन मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लंदन से तकरीबन ऑलमोस्ट डिसकनेक्शन हो चुका है, कोई डिक्टेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं आपको फारूक सत्तार भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिलाऊं जिसमें मैं भी मौजूद था, उसमें यही था कि बहुत कुछ उसमें तमाम चीज़ें अगर आप उसमें देख लें तो मेरे ख्याल में वो इनफ था। और अब हम नहीं समझते कि जो भी फैसला होगा वो वहाँ से होगा। जो फैसला होगा कराची में MQM के हवाले से, MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी वो यहीं पर करेगी। और मैं आपको बताऊं कि बानी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने भी एक प्रेस रिलीज 2 दिन पहले जारी किया, उसमें तमाम इख्तियारात, चाहे वो तंजीमी हो चाहे सियासी हो, फैसला साजी के तमाम इख्तियारात राब्ता कमेटी के हवाले कर दिए हैं। और हम ये समझते हैं कि अब इसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि कोई सवाल किया जाए। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर ऐसा ही है, एक तो मुझे नहीं मालूम कि आपके पास टेलीविजन स्क्रीन है कि नहीं, हम सेनेटर मियां अतीक साहब का वो टेक्स्ट मैसेज चला रहे हैं जिसमें उन्होंने कल ये कहा है कि मैं नहीं आ सकता और पार्टी का कोई भी लीडर लंदन से इंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं आ सकता। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर ऐसा ही है तो अभी मामलात कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से सब कुछ आप लोग तय कर रहे हैं, तो ला ताल्लुकी का इजहार मुकम्मल तौर पर ना फारूक सत्तार साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, ना उसके बाद उन्होंने किसी टॉक शो में जाके ये क्लियरली कहा है कि हमारा MQM से अल्ताफ हुसैन से MQM का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं आनी आपने कहा है तो आप क्लियरली क्यों नहीं कहते ये बात? देखें, हमारे एक्शंस आपको बता रहे हैं। डे फर्स्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा लीजिए, उसमें तमाम उन चीज़ों से ला ताल्लुकी का ऐलान किया गया है जो मुल्क पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं, जो पूरी मुहाजिर कौम को या MQM को या MQM के कारकुन को गद्दार करार देने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो हम ये समझते हैं कि हम गद्दारी का ताना, गद्दारी का नारा। फारूक सत्तार साहब उन तस्वीरों को जो उतारी जा रही हैं क्यों हर जगह जाकर डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, डिफेंड नहीं कर रहे। फिर हम फारूक सत्तार भाई का कहने का मकसद और मतलब ये था कि फिर ये तस्वीरें उतार के तो आप खुद एक चीज को इश्तियाल वाली बात कर रहे हैं, जब हमारा एक्शन आपको बता रहा है, हमारा बड़ा
कैटेगरिकली ये स्टांस है, ये स्टैंड है, हमारा मौक़िफ़ है कि तमाम फैसले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान करेगी। इश्तियाल किस चीज की बात, आप किस इश्तियाल की बात कर रहे हैं? उसी शख्स की पोस्टर्स तस्वीर उतारी जा रही हैं जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया है, मुर्दाबाद कहा है। देखें आमिर डार साहब, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आगे हमारे लिए कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। हम तो कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये अमल से, ये जो अमल जिस किसी की भी जानिब से किया जा रहा है, ये अमल जो है वो अवाम में इश्तियाल अंगेजी का शायद बाइस बने, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि हम तो अपने आप को डिट्रैक्ट कर चुके हैं, डिसएसोसिएट कर चुके हैं, और हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, हमारे एक्शंस भी बोल रहे हैं, और तमाम चीजें जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। चले, आपको इस पे तो एतराज नहीं है सलमान साहब जो आपके दफातर गिराए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है ये सारे के सारे गैर कानूनी थे, इसे तो सपोर्ट करते हैं, हिमायत करते हैं आप? आमिर डार साहब, बिल्कुल ऐसे दफातर जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे तामीर किए गए थे, या रफाही प्लाटों पे तामीर किए गए थे, या गैर कानूनी प्लाटों पे कायम किए गए थे, अगर उन्हें गिराया जा रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे जो जायज दफातर हैं, जिसमें खुर्शीद मेमोरियल हॉल है, जो हमारा जायज दफ्तर है, जहाँ से हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती हैं, हम ये अपील करेंगे कि उसको जो है वो डीसील किया जाए, ताकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। सलमान साहब, आपके इल्म में था ये सब कि ये जितने भी दफातर हैं ये गैर कानूनी कब्जा किया गया इन पे? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपना स्टेंस, मैं अपना मौकिफ आपको दे रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई गैर कानूनी जगह पे है, या इसको जो है वो किसी रफाई फ्लाइट पे बनाया गया है, या ये केकेएफ के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ और इसमें कोई कागजात नहीं है, उसको गिराए तो हमें एतराज नहीं है। अंजुम साहब, आपसे कुछ सवाल करना सलमान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अल्ताफ हुसैन जो है वो हमेशा के लिए एमक्यूएम से अलग हो गए हैं, या आप समझते हैं कि कभी बीच में वो आ जाएंगे? देखिए अंजुम रशीद साहब, अल्ताफ हुसैन साहब बानी ये तहरीक हैं, तो हम ये समझते हैं कि बानी ये तहरीक, जिन्होंने तहरीक बनाई, वो शायद वो अपने आप को कभी भी इससे अलग ना कर सकें। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो फारूक सत्तार भाई के नाम रजिस्टर है इलेक्शन पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, अब वो अपने फैसले आजादाना तौर पे कर रही है। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप एक दफा देख लें, 10 दफा देख लें, तमाम सवाल का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। बिल्कुल, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक दफा देखें या 10 दफा देखें, उसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी चैंपियन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, ऐसी गोल मोल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरा नहीं ख्याल कि आप उसे 20वें बार भी देखेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल किया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो सलमान साहब बात कर रहे हैं और ये दफातर गिराए जा रहे हैं, क्या इन सब के इल्म में नहीं था? अब बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली गई है अचानक से कि अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा अच्छा हो रहा है। देखिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और ये सब इस बात की तस्लीम करते हैं, जनरल साहब भी करते थे कि एमक्यूएम में एक पॉलिटिकल विंग था, एक मिलिटेंट विंग था। बहुत सारी एक्शंस जो है वो मिलिटेंट विंग करते थे, और आपको पता है कि इस मुल्क में हम सब उसके शिकार हैं। जिसके पास बंदूक है उसके सामने हम बोलते नहीं हैं, तो जिसके पास बंदूक थी एमक्यूएम के अंदर, उनके सामने लोग नहीं बोलते थे। हालात अब तब्दील हुए हैं, उनकी अपनी जो हरकतें हैं मिलिटेंट विंग की, उनकी वजह से वो इस वक्त कमज़ोर हुए हैं, और जो पॉलिटिकल विंग है उनको मौका मिला है अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने का। जहाँ तक ये पोस्टर्स की बात है, मुझे नहीं पता ये इश्तियाल अंगेज़ हरकत है या नहीं, लेकिन सिंपैथी क्रिएट करती है। बेहतर ये था कि इसको इग्नोर करके छोड़ दें। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप उस पर शोर मचाते हैं तो आपको ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है। अगर आप ना करें, सलमान रुश्दी की किताब पे अगर फतवा ना होता तो मेरे ख्याल है इतनी लाख किताब ना बिकती जितनी बिकी है। दूसरी बात, जो इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल गिराने चाहिए। हम खुद इसको कंप्लेन करते थे, हम खुद ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई थी उन दफ्तरों की वजह से, वो बिल्कुल गिराने चाहिए। लेकिन मैं कम से कम 100 ऐसी इमारतें कराची में जानता हूँ जो गैर कानूनी है। जो तो अगर गैर कानूनी इमारतों को गिराने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की इमारतें नहीं गिरानी चाहिए, तमाम इलीगल इमारतें कराची में जो है अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं नाज़रीन, और वापस आएंगे और बात करेंगे मरदमशुमारी पर, जो आखिरी बात 1998 में की गई। आने वाली बहुत सारी जितनी भी हुकूमतें हैं वो हीले बहाने करती रही, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह बयान देना पड़ा। एक बार फिर से हीला बहाना पेश किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह बयान दिया गया
कि क्या फौज के बगैर मरदमशुमारी नहीं हो सकती, अब मजीद किसी किस्म का कोई बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या हुकूमत अब मरदमशुमारी कराने की पोजीशन में है? जो नई तारीख दी गई है, नई डेट दी गई है मार्च 2018 की, क्या तब तक ये मरदमशुमारी हो जाएगी? इस पर बात करेंगे तफसीली। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के साथ रहिए। बंगाली हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, बड़ा छोटा सा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा मरदमशुमारी के हवाले से। क्या नुकसान क्या है सियासी हुकूमतों का? क्या वजह है गुज़श्ता 18 साल से मरदमशुमारी नहीं की गई? इसकी वजह क्या है पीछे? डॉक्टर साहब को मेरा ख्याल आवाज नहीं जा रही, इसे जरा प्लीज फिक्स कीजिएगा। आप क्या समझते हैं इस सवाल में? आपके सामने ये एक असल मसला ये है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, मसला है सिंध में और बलूचिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। सिंध में जो है वो उर्दू बोलने वाले और ख़ासतौर पर जो सिंधी बोलने वाले हैं उनके दरमियान एक कशमकश है। वो ये चाहते हैं कि मरदमशुमारी के दरमियान वो ज़्यादा अपनी तादाद में इजाफा दिखा सकें, अच्छा, ताकि कर सकें, ठीक है, अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब वसाइल की तकसीम हो तो सिंधी चाहते हैं कि सिंध का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सके और उर्दू बोलने वाले चाहते हैं कि उनका बहुत हिस्सा बढ़ सके। वो सिर्फ इकोनॉमिक वसाइल नहीं है, उसमें नौकरियों की हिस्सा भी है, उसमें पॉलिटिकल हिस्सा भी है, उसमें जो है वो हेल्थ का भी हिस्सा है। तो इतने सालों से इस कौम के साथ मजाक किया जा रहा है, हर साल बजट बनता है, हमें पता ही नहीं है कि इस मुल्क की आवाम कितनी अंदाजे से। प्रॉब्लम यह है कि बगैर फौज के अगर आपने मरदमशुमारी कराई तो ख्याल यह है कि ये लिसानी बुनियादों पर जो डिवाइड है। कैसर साहब के बारे में कहा जा रहा है, 2-3 मिनट है, जरा उनसे हम बात कर लें। अच्छा कैसर साहब, जरा आप बताइए कि ये सिंध और बलूचिस्तान में मरदमशुमारी बगैर फौज के क्यों नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब से जरा वो सवाल दोबारा कीजिएगा। सिंध में और बलूचिस्तान में मरदमशुमारी में रुकावट क्या है? ये डॉक्टर साहब आपके सामने सवाल रखा हमने। डॉक्टर साहब से मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा फोन के जरिए। मेरा ख्याल जरा उसको डॉक्टर साहब से आवाज क्लियर करें, उतनी देर में जरा हम बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा है कि जो ये तो खास बात है सिंध के अंदर कि वो दोनों, अच्छा अगर आप बगैर फौज के जो है मरदमशुमारी करेंगे तो जबरदस्ती होगी और ताकत के जरिए जो है वो एक कम्युनिटी, एक जुबान बोलने वाले जो है वो अपना शेर मरदमशुमारी में ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई तारीख दी गई है मार्च 2018। आपको लगता है कि हुकूमत, आप देखिए पाकिस्तान की टोटल फौज है 6 लाख। अच्छा, 6 लाख में से जो है वो 3 लाख जो है वो 2 लाख जो है वो सरहद पर मसरूफ है ज़रब अज़ब में। जब 2 लाख फौज मसरूफ होती है तो 1 लाख फौज जो है वो आपको इजाफी भी रखनी होती है, रिजर्व रखनी होती है, ताकि क्योंकि जब एक फौज थकती है तो आप उसको नई फौज आपको डालनी होती है। रुकिएगा जरा, कैसर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब जी आ रही है, बिल्कुल। हाँ, कैसे सब बताइएगा कि सिंध और बलूचिस्तान में बगैर फौज के मरदमशुमारी क्यों नहीं हो सकती? देखें, जो 1951, 61, 72, 81 मेरा ख्याल ये सारे फौज के बगैर हुई है। इस वक्त मेरा ख्याल है फौज की ज़रूरत इसलिए बताई जाती है कि मुल्क में एक इंसर्जेंसी है और मुख्तलिफ किस्म की इंसर्जेंसी है। और अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जरा हमें बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि पंजाब का शेयर जो है वो पंजाब के हिस्से से कम है या ज्यादा है एनएफसी में? मेरा ख्याल है कैस आराई होगी, लेकिन जो माइग्रेशन का पैटर्न है उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो कराची की तरफ हो रहा है, और स्वात में और बाजौर में और फाटा में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची आया है। हम कराची में उनको देखते हैं। और साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। डॉक्टर साहब माजरत के साथ कराची का शेयर तो डॉक्टर साहब माजरत के साथ प्रोग्राम का टाइम खत्म, बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे थे। अंजुम साहब मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह दोबारा से इस इशू को टेकअप करेंगे। नाज़रीन, टाइम खत्म होता है। कल
बल्कि सोमवार को अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों और तजियों के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। This transmission was